अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, पिछले लगभग 2 साल से सूडान में बदतरीन जेनोसाइड हो रहा है। जहां गाजा जेनोसाइड वर्ल्ड मोस्ट डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड है, What is happening in Gaza will go down as the most documented genocide in history. वहीं सूडान को पूरी दुनिया ने लगभग इग्नोर किया हुआ है। जहां अब तक 1,50,000 लोग सूडान में इस वॉर की वजह से मारे जा चुके हैं। 25 लाख लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। मगर फिर भी वर्ल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन एक तरफ से बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है। सूडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मगर अफसोस के आम लोगों को यह क्लैरिटी नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। सूडान सिविल वॉर के क्या रीजंस हैं, कौन लोग इसके गुनहगार हैं और इस जंग को बाहर से कौन लोग फंड कर रहे हैं। सूडान में इंस्टेबिलिटी से किसको फायदा होगा और बीइंग अ मुस्लिम, इन सारी चीजों को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हमें कैसे देखना चाहिए, आज इस वीडियो में समझते हैं। Rival forces remain locked in a power struggle despite international calls for a ceasefire. It's an all-out battle for control of the country between Sudan's army and a paramilitary unit known as the Rapid Support Forces, the RSF. 8.5 million Sudanese people have been displaced. It's the worst displacement crisis in the world right now. About 18 million people in the Sudan are facing food insecurity. 14 million children need humanitarian assistance, but it seems the world has forgotten them. And is already claiming children's lives. A recent MSF report revealed that one child is dying every 2 hours in Zamzam camp in El Fasher, North Darfur. नाजरीन, सूडान अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका बॉर्डर चैड, साउथ सूडान, लीबिया, इजिप्ट और इथोपिया से मिलता है। सूडान की ईस्ट कोस्ट रेड सी के किनारे है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये अफ्रीका के ट्रांजिशन जोन यानी साहिल का पार्ट है। यह साहिल यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक ट्रेड रूट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने को तो सूडान को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से 1956 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज तक सूडान ग्लोबल सेकुलर लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के चंगुल से बाहर नहीं आ पाया है। Sudanese flag now replaced the flags of those two nations. सूडान में 19 मेजर इथनिक ग्रुप्स हैं, फिर उसमें भी 597 इथनिक सब ग्रुप्स हैं, जिसमें अरबिक स्पीकिंग सूडानीज 70% हैं। इन्हीं डिफरेंसेस का फायदा उठा करके सूडान को पर्पसली अनस्टेबल रखा गया, जिसमें 1956 से लेकर के अब तक 35 कू अटेम्प्ट किया जा चुका है, यानी तख्ता पलट करने की हुकूमतों की कोशिश की गई है। और ये जो लास्ट 35th अटेम्प्ट था, यही सूडान क्राइसिस की आज भी वजह है। वाकया यह है कि जब उमर अल बशीर ने 1989 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, तो उमर अल बशीर जानते थे कि आज न कल उनके खिलाफ भी बगावत करके उन्हें भी हटाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने अराउंड वॉरलॉर्ड्स का एक सेफ्टी शील्ड बनाया। जब साउथ सूडान सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो सूडान की मेन आर्मी, सूडानीज आर्म फोर्स, उसको कंट्रोल करने में बिजी थी, जिसके हेड थे अब्दुल फत्ताह अल बुरहान। इन्हीं दिनों 2003 में डारफोर में इंस्टेबिलिटी आती है, जहां सूडान लिबरेशन मूवमेंट SLM और जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट JEM गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट उमर अल बशीर वहां के एक लोकल वॉरलॉर्ड और उसके मिलिशिया का सपोर्ट लेती है, जिसको जंजवीद कहा जाता था। इस जंजवीद के हेड हैं मोहम्मद हमदान दगालो हामिद या हमीती। And Bashir, in recognizing that this rebellion was taking place, instead of relying on the Sudan armed forces or SAF, the conventional military, he instead decided to rely and arm local Arab militias in the region that were known as the Janjaweed. उमर अल बशीर ने इनाम के तौर पर हमीती को न सिर्फ बहुत सारा पावर दिया, बल्कि सूडान के कुछ गोल्ड माइंस का भी कंट्रोल दे दिया। और इसी वजह से हमीती सूडान के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में शामिल हो गए।
इस बीच में 2011 में सूडान से साउथ सूडान टूट करके अलग हो जाता है। 2013 में जंजावीद मिलिशिया का नाम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF रख करके उसे सूडानीज ऑफिशियल पैरामिलिट्री ग्रुप बना दिया जाता है। फिर फर्स्ट अरब स्प्रिंग, फिर सेकंड अरब स्प्रिंग होता है। सेकंड अरब स्प्रिंग में उमर अल बशीर के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। मजबूर होकर के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को रिजाइन करना पड़ता है और इस तरीके से प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के 30 साल डिक्टेटरशिप की एंडिंग हो जाती है। डिक्टेटरशिप खत्म तो हो जाती है मगर हुकूमत पूरी तरह से सिविलियंस के हाथ में नहीं आती है, बल्कि सूडानीज आर्म फोर्सेस के लीडर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो हमीती साथ मिलकर के एक मास सिविलियन प्रोटेस्ट को हाईजैक करके मिलिट्री कू में तब्दील कर देते हैं और प्रोटेस्टर्स के साथ पावर शेयरिंग करके एक नई ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाते हैं जिसके हेड जनरल बुरहान और डिप्टी हेड जनरल हमीती बनते हैं। काउंसिल एक इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंटल एक्सपर्ट अब्दुल्ला हमदोक को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला करती है, मगर अक्टूबर 2021 में हमदोक को अरेस्ट करके जनरल बुरहान और जनरल हमीती हमदोक का तख्ता पलट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी सस्पेंड कर देते हैं। फिर नवंबर 2021 में हमदोक ने जब जनरल बुरहान और जनरल हमीती के साथ पावर शेयरिंग के लिए एग्री होते हैं तो उन्हें फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, मगर फिर जनवरी 2022 में अब्दुल्ला हमदोक ने सूडान के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद जनरल बुरहान सूडान के डिफैक्टो लीडर की तरह एक्ट करने लगते हैं। यहां आप लोग कमेंट में एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट, इनकलाब और रिवॉल्यूशन में अचानक से कोई इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंटल एक्सपर्ट कहीं से आ जाता है, जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, सूडान के अब्दुल्ला हमदोक, जिसका न सिर्फ वेस्ट से बहुत अच्छा ताल्लुक होता है बल्कि वो वेस्ट के फेवरेट भी होते हैं। कमेंट में बताइए। बहरहाल जनरल बुरहान के हेड ऑफ द स्टेट के जैसे एक्ट करने से जनरल हमीती को प्रॉब्लम होती है। साथ ही रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF को सूडानीज आर्म फोर्स यानी SAF के साथ मर्ज करने की डील सामने रखी जाती है, जहां SAF RSF को 2 साल का टाइम देती है, जबकि जनरल हमीती RSF को मर्ज करने के लिए 10 साल की डिमांड करते हैं। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से SAF और RSF के बीच में टेंशन शुरू हो जाती है। The army, had been making a stand. They realized that the rapid support forces have been growing. The head, General Hemeti, has political ambitions himself, and I think there was a sense that if they did not somehow force the rapid support forces to agree to integrate and to go under them, that this force would keep growing and grow out of the control of the formal military. ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब 15 अप्रैल 2023 को SAF और RSF के बीच सूडान के कैपिटल खर्तूम में गन फायर एक्सचेंज होता है। RSF ने एयरपोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी हमला कर देती है। इसके साथ ही पूरा सूडान फिर से जंग की आग में झुलस जाता है। Is a bid to reconstruct the army in Sudan in order to impose ideological changes to the state. By ideological changes to state, what I mean is removing Islam from the constitution, normalizing ties with Israel, re-establishing the riba system, the interest-based economic system in Sudan itself, and to make Sudan much more pliant than it's been in the past. And Hemeti is now fighting a war by proxy on behalf of the UAE and Washington in order to try to reconstruct the Sudanese army. That's in simple terms. जहां एक तरफ सूडानीज आर्म फोर्स के पास एयर फोर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के फाइटर्स ग्राउंड पर हर जगह फैले हुए हैं। दोनों अपने अपने कंट्रोल एरिया में खूब जुल्म करती है। सिविलियंस का कत्लेआम करना, सिविलियंस स्ट्रक्चर्स पर अटैक करना, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर अटैक करना, सब बिल्कुल एकदम कॉमन हो जाता है। $3 billion in aid is needed to help Sudan's refugee crisis. Around 1 million people have been displaced after intense fighting broke out a month ago. जंग इतनी शदीद है कि बाहर से कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जा सकता है, और अगर कोई मदद पहुंचती भी है तो ये फाइटर्स उसको लूट लेते हैं। RSF के फाइटर्स चूंकि हेवली इक्विप्ड हैं और बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, इसीलिए उनके साइड से ज्यादा जुल्म और बर्बरियत है।
किडनैपिंग, रेप, कत्लेआम वो लोग ज्यादा कर रहे हैं। हद तो यह है कि कुछ शहरों में सिविलियंस की लाशें उठाने वाला, उनका जनाजा पढ़ने वाला, उनको दफन करने वाला कोई नहीं है। लोग अपने शहीदों को अपने घरों में, घर के दरवाजों के सामने मजबूरी में जैसे तैसे दफन कर रहे हैं। सिर्फ कैपिटल खर्तूम में 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 11 मिलियन लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं है, वो बस ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंड है। 14 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 3 मिलियन लोग अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या सूडान की यह सिविल वॉर सिर्फ पावर और कुर्सी के लिए है? क्या यह बस दो जनरल के बीच कुर्सी की लड़ाई है? अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको महसूस होगा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। जिस तरीके से सीरिया में बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अलग अलग वॉरलॉर्ड्स को फंड कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ सूडान में है। आरएसएफ का यूएई मेजर अलाई है। साल 2019 तक यूएई हमेती के मदद से $14 बिलियन का गोल्ड यूएई में एक्सपोर्ट कर चुका है। बदले में यूएई उसको हाईली एडवांस्ड वेपन सप्लाई करता है। इसके अलावा लिबियन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर खलीफा हफ्तार, जो यूएई के भी एक मेजर अलाई हैं, वो भी आरएसएफ को फ्यूल और वेपन के फॉर्म में मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सूडान के अंदर नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमाइट, जिंक और आयरन जैसे रिसोर्सेज का जखीरा मौजूद है और इसकी लोकेशन भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से काफी सारी कंट्रीज की नजर सूडान और उसकी पॉलिटिक्स पर रहती है। ये बड़ी कंट्रीज सूडान के पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सपोर्ट करके वहां मिलिट्री रूल बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें आसानी से सूडान के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने में मदद मिले। यह इस बात का सबूत भी है कि आज भी गरीब देशों को कॉलोनियलिज्म जैसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके लूटा जा रहा है। सोर्सेज से पता चलता है कि रशिया भी इस सूडान सिविल वॉर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। रशियन स्टेट रन मिलिशिया वैगनर ग्रुप आरएसएफ को वेपन ट्रेनिंग और आर्म्स सप्लाई करती है। बदले में रशिया आरएसएफ से गोल्ड एक्सपोर्ट कराती है। कुछ सोर्सेस तो यह भी क्लेम करती है कि रशिया सूडान के गोल्ड से यूक्रेन वॉर लड़ रहा है। सऊदी अरेबिया भी इस पूरे वॉर में इन्वॉल्व है, मगर आयरोनिकली सऊदी अरेबिया आरएसएफ और एसएएफ दोनों को फंड करता है। बदले में ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने आर्मी को वक्तन फवक्तन यमन में सऊदी कोalition के लिए लड़ने के लिए भेजते हैं। दूसरे साइड जनरल बुरहान और एसएएफ का इजिप्ट, ईरान और इजराइल से अलग अलग फॉर्म्स में सपोर्ट हासिल है। कुछ सोर्सेस ये क्लेम करती है कि इजिप्ट ने तो एसएएफ को फाइटर जेट्स और पायलट्स भी प्रोवाइड किए हैं। इजराइल का भी सूडान में काफी डीप इंटरेस्ट है। इजराइल लगातार कोशिश करता रहा है कि किसी तरह से सूडान को इब्राहिमिक अकॉर्ड में शामिल करके सूडान के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर ले, क्योंकि सूडानीज रेड सी इजराइल के लिए ट्रेड, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर सूडानीज सिटीजन इजराइल के साथ किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि सूडान में मिलिट्री रूल बरकरार रहे, जिससे सूडान को इब्राहिमिक अकॉर्ड में आसानी से शामिल किया जा सके। इजराइल का रिलेशन जनरल बुरहान और जनरल हमीती दोनों के साथ अच्छा है और इजराइल ने दोनों ही मिलिट्री फैक्शंस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। इजराइल जनरल बुरहान और जनरल हमीती दोनों में से जो भी पावर हासिल करेगा, उसके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करके ईस्ट अफ्रीका के अंदर अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई अमेरिका भी सूडान को इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए अक्सर पुश करती रहती है। Well, Sudan has agreed to normalize relations with Israel, making it the third Arab country to establish ties with the Jewish state under US brokered deals this year. President Donald Trump announced the agreement on Friday. The US said it will remove Sudan from the list of state sponsors of terror. We did Sudan, they wanted to do a deal, and that was in particular nice because they've essentially been at war with Israel for
a long time. I don't know if it was fighting. I don't know that, but probably there's been a little bit. काफी अरसे से सूडान के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी सूडान की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि वहां एक हाकिमाना गवर्नमेंट बरकरार रखने पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यूएस ने लिटरली सूडान को यह लालच दिया कि सूडान अगर इब्राहिमी अकॉर्ड साइन कर लेगा तो उसे यूएस टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हैरानी की बात है, वेस्टर्न मीडिया सूडानीज मिलिट्री ग्रुप्स के साथ रशिया के टाइज पर बहुत फोकस करती है, लेकिन उन्होंने हार्डली ये डिस्कस किया होगा कि किस तरह से इजराइल और यूएस सूडान में इब्राहिमी अकॉर्ड साइन कराने के लिए वहां मिलिट्री के जालिमाना रूल को भी अपने फायदे के लिए ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस जो हमेशा ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनने का दावा करती है, जिसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाकर इंसानियत को बचाने का प्रोपेगेंडा करके इराक को ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम दे करके इन्वेड कर दिया था, मगर यहां सूडान जैसे देश जहां वाकई में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जरूरत है, यहां यह इंटरवेंशन तो दूर अपने वो सारे पपेट्स यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया, इजिप्ट, ईरान सबको बिल्कुल खुला छोड़े हुआ है, जबकि इन्हें गाजा मसले पर कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है। Even before this conflict started, fully 1/3 of the country was reliant on humanitarian assistance, international support. Now that the war has essentially started in the country, access to those communities has been cut off. And so what I fear is really a mass exodus from these cities, and that's going to create, new kinds of humanitarian crises both in the cities and in those locations where they end up going. वर्ल्ड लीडर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सूडान क्राइसिस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग खुद इस क्राइसिस के जिम्मेदार हैं। सूडान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो $3 बिलियन का बजट रखा था, अभी तक उसका सिर्फ 16% अमाउंट ही इकट्ठा हो पाया है, जबकि यही कंट्री सूडान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के बजाय आरएसएफ और एसएएफ को वेपन प्रोवाइड करके अपना अपना इंटरेस्ट फिल कराने में लगे हुए हैं। सूडान एक ऐसी कंट्री है जिसकी कॉमन पॉपुलेशन इस्लाम पसंद है। सूडान नेचुरल रिसोर्सेज में इतना ज्यादा रिच है कि इनके गोल्ड से यूएई अमीर हो रहा है, इनके गोल्ड से रशिया यूक्रेन वॉर लड़ रहा है। सूडान ज्योग्राफिकली रेड सी के ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि एक स्टेबल इंडिपेंडेंट सूडान शायद मनसा मूसा की वो तारीख दोबारा दोहरा सकती है, मगर फिर भी 1956 से अब तक सूडान में 35 कू यानी तख्ता पलट की कोशिश की गई है। सोचिएगा कि आखिर क्यों वो वेस्ट जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चाहती है, वो मुस्लिम कंट्रीज में डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।